अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ फहद अली मौजूद हैं। अगर आपको याद हो तो फहद हमारे साथ पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, सियासत के ऊपर और दीगर मौज़ूआत पे। तो आज फहद को मैंने दावत दी है और इन्हें बड़ी लेट है इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन आप देखिए इनका जज्बा कि ये अपनी बातें जो हैं आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। फहद, सबसे पहले शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू और फॉर हाँ, तो आज ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो 1951 के बाद पहली बार श्रिंक कर रही है, बड़ी जो है संगीन तरीके से। और जो हमारा शरह तरक्की है वो भी माइनस यानी मनफी हो रहा है, बल्कि यानी कि तरक्की की बजाय उल्टा हम नीचे जा रहे हैं, और जिसका असर पूरी मईशत पे पड़ेगा और लोगों के रोजगार पे पड़ेगा। तो मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि जो है आप इसको कितना सीरियस समझते हैं, और वो भी ग्लोबल या आलमी कॉन्टेक्स्ट में। नहीं, जो हालात हैं वो तो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और मेरे ख्याल में हमें जिस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए या जिस तरह का लाहेअमल हमें बनाना चाहिए उसकी वो तो बिल्कुल भी हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी हमें उसकी कोई इंडिकेशन सामने नज़र नहीं आ रही। हमारे पास हमारी इकोनॉमी जो है, जैसा आपने बिल्कुल कहा, वो ट्रिब्यून के अंदर आज रिपोर्ट है ये कि 1951 के बाद पहली दफ़ा कोई मेरे ख्याल में 68 सालों के बाद पहली दफ़ा ये सुकड़ेगी, इसका हुजम जो है, इसका साइज जो है वो श्रिंक कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में साइज का तो बिजनेसेस भी, रोजगार के मसले मसाइल तो आएंगे। हमें इसका पिंच जो है वो फेडरल लेवल, मैक्रो लेवल के ऊपर भी होगा। इकोनॉमी जब सुकड़ती है तो जाहिर बात है हमारी हुकूमत जो है वो टैक्सेस, जब उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है तो वो उस तरह से टैक्सेस नहीं इकट्ठी कर पाता। टैक्स की कम कलेक्शन से जो हमारा सीधा इम्पैक्ट होगा वो हमारी एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होगा, क्योंकि बेशतर खर्चे जो हैं वो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती हैं, तो उनको जो ट्रांसफर्स होते हैं टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो इफेक्ट होंगे आने वाले दिनों में। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी अगेन ये हमारे पास सिर्फ जो एक और जो हमारे पर इम्पैक्ट आएगा वो ये कि हम हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं ख़ास तौर पे अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट्स हमारी हैं ही हैं, लेकिन हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इस बात पे भी रिलाई करते हैं कि हमें वहाँ से रेमिटेंस आए। तो अभी आपने देखा जिस तरह क्योंकि ग्लोबली एक रिसेशन आ रही है, ग्लोबली एक इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है। आपने आज न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस तरह आज आपने देखा होगा रिपोर्ट किया कि जो अमेरिकन जीडीपी है वो इस क्वार्टर तकरीबन 5%, 4.8% एग्जैक्टली श्रिंक कर गया है। वहाँ की इकोनॉमी जो है वो तकरीबन 5% के हिसाब से सुकड़ गई है। तो इस वजह से जो ऑयल की डिमांड है, चाइना भी स्लो डाउन कर रहा है, यूरोप स्लो डाउन कर रहा है, इन सब जगहों पे सब लोग रिसेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डिमांड जो है वो बहुत मैसिवली फॉल कर गया। उससे पहले ऑयल की जो प्राइस थी वो भी बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो मिडिल ईस्ट के अंदर भी आएगा, और मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे बहुत सारे जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो ऑयल सेक्टर के अंदर काम करते हैं, फिर उससे रिलेटेड सेक्टर्स में काम करते हैं, तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी रेमिटेंस की। तो ये रेमिटेंस जो है ये हमें अफेक्ट करेगी। जब हमारे पास रेमिटेंस नहीं आएगी, फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, तो ये हमें और हमारे लिए मुश्किलात खड़ी। तो फहद, ये बताओ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, असल में तो देखो ना, सबसे बड़ा मसला तो कोविड-19 के जो कॉन्टेक्स्ट में है, यहाँ पाकिस्तान में भी, अमेरिका में जहाँ मैं इस वक्त हूँ, 33 मिलियन लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं इस वक्त तक, और ये अगर मामला जो आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान में तो सारी की सारी लेबर इनफॉर्मल सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में भी इनफॉर्मल सेक्टर है, ना यूनियंस हैं, ना किसी को पता है इनका हम क्या करें। सोल्यूशन, ये जो अभी इमदाद इन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत शुरू की है, इसको कैसे बिल्डअप किया जा सकता है फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव? देखिए, हमें तो कुछ मेरे ख्याल में अगर ये वायरस जो है, मैं तो हमें जब भी किसी से बात करता हूँ तो मैं तो ये सबसे पहले ये दुआ करता हूँ कि मेरी तो वाकई बहुत आज तक कभी किसी कंस्पिरेसी थ्योरी पे यकीन करने का दिल नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है ना कि साउथ एशियंस के पास कोई इम्यूनिटी है, गर्मी आएगी, वायरस सच साबित हो रहा है। क्योंकि अगर ये वबा कंट्रोल में नहीं हुई और ये रुकी नहीं और ये फैलती गई, तो इसके नतायज जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही सीरियस
होंगे, बल्कि खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन भयानक भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास देखिए, ये हुकूमत को वो हमें कुछ रेडिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हमें अपने ऐसे अखराजात जो कि इस टाइम के ऊपर जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें वो बहुत इमीडिएटली उनके अंदर एक बहुत रेडिकल कट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में शायद बहुत सारे ट्रोल्स जो हैं वो मुझे इस बात कहने के ऊपर मुझे बख्शे नहीं, लेकिन हमें बहुत सीरियसली सोचना है कि हमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, इस रीजन के अंदर, क्योंकि ये जो वबा जो है ये अब ना मजहब देखती है जिस तरह से, ना रंगो नस्ल देखती है, ना ये देखती है कि आपकी नेशनलिज्म कितनी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, या आपकी आपकी पॉलिसीज कैसी हैं। ये जब फैलेगी और मारेगी सबको, तो फिर उसमें कोई तफरीक नहीं होगी। तो हमें, मेरे ख्याल में ये एक लिहाज से क्राइसिस तो है बहुत संजीदा, लेकिन आई थिंक दिस क्राइसिस आल्सो प्रोवाइड्स अस विद एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी कि हम साउथ एशिया के लेवल के ऊपर बैठ के कुछ कोशिश करें, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो साउथ एशियन लेवल के ऊपर रिड्यूस करने की कोशिश करें, ताकि उनसे जो रिसोर्सेज फ्री अप हों वो हम अपने लोगों को ट्रांसफर कर सकें। मेरे ख्याल क्योंकि से देखिए अभी फहद, हमने आपको भी ना लंदन पहुंचा देंगे ट्रोल्स जो है ना, वो मियाँ साहब के पास, वो भी ऐसी बातें गलत सलत किया करते थे, मियाँ नवाज शरीफ। तो वो उनके लंदन की फ्लैट में पता नहीं अगर कोई कमरा वमरा है तो आप भी चले जाए वहां पे। नहीं, मुझे कोई कमर में रहना पड़े, लेकिन देखिए बात ये है कि आप हमारे पास, आप सीरियसली सोचें, अगर आप पाकिस्तान के लिए अकेले ये कट डाउन करना मुश्किल होगा। हालांकि मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान यूनिलैटरली ये काम करे, लेकिन ये काम जो है वो रियलिस्टिक बात नहीं है ना, वो हो नहीं पाएगा, वो एक खाम ख्याली है, वो हम सबकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन उसको एक मीनिंगफुल पॉलिसी में ट्रांसलेट करना करंट कॉन्टेक्स्ट में मुश्किल होगा। तो क्या हो सकता है, एक सीरियस एफर्ट तो आ सकती है, हम कोशिश तो कर सकते हैं इंटरनेशनली। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की लीडरशिप जो है उसको ये बात सोचनी चाहिए कि जी अच्छा, एक ऑफर करे कि हम डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये हमारे पास टाइम है, अभी हम आपस में तो नहीं लड़ेंगे ना एक दूसरे से, अभी हम इसके ऊपर हम कोई पीस निगोशिएशंस के ऊपर बात करें, हम कोई अपना, वो हमें फिजिकल स्पेस क्रिएट करनी है इस पूरे रीजन को जिसमें वो स्पेंडिंग कर सके। दे कांट स्पेंड their way out of it by simply taking extra loans, by printing more money for that matter, by taking extra foreign loans. Ultimately आपको अपने ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका कोई प्रोडक्टिव इम्पैक्ट नहीं है इकोनॉमी के अंदर, you'll have to cut them down. और जी, वो चाहे, और इस सारे क्राइसिस में पब्लिक सेक्टर जो है उसकी बहुत अहमियत सामने आ रही है ना हमारे सामने। पब्लिक हर सेक्टर जगह, हैज टू, हर जगह। जी बिल्कुल, हर जगह, हर जगह। मतलब वो लोग, ये नियो लिबरल मॉडल जो था, जो कहते थे कि गवर्नमेंट को खत्म कर दो, प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, मार्केट्स फैसले करेंगी, आज वो मुल्क भी, अमेरिका जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सबसे ज्यादा स्पेंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। मेरे ख्याल से अमेरिका की तारीख में इतना बड़ा जो पैकेज नहीं आया, $2.5 ट्रिलियन का। 1 ट्रिलियन में नाजरीन 1,000 अरब होते हैं, और 1,000 अरब डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये 2,500 अरब जो है पंप किए गए इकोनॉमी में। लेकिन फहद, मैं इसके साथ, देखिए, ये आपकी बात जो है, आई टेक योर पॉइंट। आपको पता है कि आई एम आल्सो अ पीसनिक एंड आई बिलीव इन दिस कि हमें रीजन में कुछ करना है। लेकिन जो भी मोदी गवर्नमेंट है और जिस तरह की वहां पे पार्टी की पॉलिटिक्स है, और उनको भी ये बहुत, वो ये कम नहीं करेंगे अभी। ये हमें इसके लिए बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें अभी ये देखना है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग बजट के अंदर जो हमारा डेट सर्विसिंग एक बहुत बड़ा एक आइटम है, हमारी जो फेलिंग पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं, 1 ट्रिलियन रुपीस तो वो खा जाती हैं। और हमारी वेस्टफुल ब्यूरोक्रेसी और हमारे शाही जो है मंसूबे बेकार के, उनको भी रिवाइज करके ये पैसे डाइवर्ट करने चाहिए लेबर की तरफ, पब्लिक वर्क्स की तरफ, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि लोगों को रोजगार मिले। देखिए, हम ये नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो हमारा टोटल डेट है उसके दो हिस्से हैं ना, एक तो फॉरेन डेट है और एक डोमेस्टिक डेट है। डोमेस्टिक डेट के ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपको सर्विस करना है, और वो सर्विस मुश्किल बात नहीं है, वो ठीक है, वो हम सर्विस करते रहेंगे। दैट्स फॉरेन करेंसी है, उसको जो फॉरेन करेंसी का डेट है, ठीक है, जो डेट फॉरेन करेंसी में है, उसको आपने कैसे सर्विस करना है। एंड आई थिंक उसके अंदर भी हमें, जिस तरह शुरू में हमारी हुकूमत ने कोशिश की कि वो डेट रिलीफ लें, कुछ डेट रिलीफ मिल भी रहा है। आई थिंक वो जो डेट रिलीफ पाकिस्तान को मिले वो शायद पाकिस्तान की जरूरियात के लिए काफी ना हो। आई थिंक एक अब वो यही है कि वो अब आप कुछ, आई थिंक दिस इज एन क्या कहते हैं, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है ना। इससे पहले कभी हमें इस तरह के हालात का, दुनिया को इस तरह के हालात का सामना नहीं करना पड़ा। तो आई थिंक इट कॉल्स फॉर अनप्रेसिडेंटेड सॉल्यूशंस एंड रेडिकल सॉल्यूशंस एज वेल। आई थिंक कि वो अब यही है कि रेडिकल सॉल्यूशन उसमें ये भी हो सकता है कि अगर हमें फॉरेन करेंसी की डेट की जो सर्विसिंग है वो अगर हमारी
हमारे पे बर्डन है, तो हमें एक यूनिलैटरल डेट मॉरिटोरियम जो है वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम ये कहें कि जी हम डेट जो है वो अपना सर्विस फिलहाल फॉर द शॉर्ट रन 1 साल के लिए 2 साल के लिए हम नहीं सर्विस करेंगे, एंड देन वी कैन रिज्यूम इट आफ्टर दैट। तो हमारे पास अगेन हमारे पास, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि हमारी बेशतर लेबर फोर्स जो है वो 75% लेबर फोर्स जो है, 75 से 80% लेबर फोर्स जो है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करती है, या और तकरीबन 44% जो है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करती है। हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंडलेसनेस की जो रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, लैंड इनइक्वालिटी जो है वो भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हाई है। आई थिंक अगेन कुछ ना कुछ उसको करने के लिए आपको लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, कोई वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सोचना पड़ेगा, ताकि जो आपका पेशावा तबका है, जो आपका गरीब तबका है, आप उसके ऊपर कुछ सोच। सो आई मीन अगेन कुछ ना कुछ आपको, यू विल हैव टू, इट डजंट हैव टू बी सॉर्ट ऑफ अ रेडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ इन द सेंस, इन द कम्युनिस्ट सेंस ऑफ द वर्ड। यदि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करके सारी की सारी, मैं आपको कोई रशियन इंकलाब लाने की बात नहीं कर रहा, बट सम कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिकल पॉलिसीज, अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स, अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसीज जो है वो हमें सोचनी पड़ेंगी, तभी हम जाके शायद कुछ जो हमारे पास क्राइसिस है उससे हम निपट सकें। और वेल्थ टैक्स, मेरे ख्याल से अभी जो दुनिया में जो बात हो रही है कि वेल्थ टैक्स को रीइंट्रोड्यूस, हमारे यहाँ भी वेल्थ टैक्स में सक्सेसिवली कमी की गई है। दुनिया के बाकी ममालिक ने भी, अमीर लोगों ने वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया है। अगर 1 से 2% भी आपकी वेल्थ के ऊपर टैक्स लग जाए तो वो भी काफी हद तक जो है वो एलिवेट कर देगा। तो फहद, फाइनली मुझे आप ये बताइए, ये जो आप रेडिकल स्टेप्स करने के लिए बात कर रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ। आई थिंक बाय एंड लार्ज इसकी मोडेलिटीज फ्लैश आउट हो सकती हैं, कैसे क्या क्या करना है, कितनी रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है, या पीस के ऊपर साउथ एशिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर पे क्या बात करनी है। मगर इसके लिए आपको लीडरशिप भी चाहिए ना, एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी चाहिए। ये सारी पॉलिसीज मेरे तो ख्याल से जो मौजूदा गवर्नमेंट है इस्लामाबाद में वो इतनी वीक है और इतनी फ्रैक्चर्ड है कि मुझे नहीं लगता कि उसमें ये दमखम भी है कि वो इन स्टेप्स के ऊपर आगे कुछ कर भी सकती है। डू यू एग्री? जी, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू एग्री विद यू ऑन दिस काउंट। नहीं, देखिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है ना कि इस क्राइसिस के अंदर भी हम जो हैं, जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, हम एक बहुत ही आई मीन एक्सक्यूज माय यूजेज ऑफ द टर्म ऑफ द वर्ड स्टूपिड, हम एक बहुत ही बेकार और बहुत ही फजूल किस्म की बहस में पड़ गए ना। एंड आई थिंक इट्स वो बहस क्या है कि जी अच्छा कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं स्मार्ट होना चाहिए। लॉकडाउन, हाँ, ठीक है, या वो I mean, for me, these are, two sides of the same coin. ये, one has to lead to the other. And then sort of, इस पे ये कह देना कि हम बात समझते हैं कि जाहिर बात है कि जो लॉकडाउन से गरीबों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होगा, वो हर कोई ये रियलाइज करता है। ये भी रियलाइज करता है कि लॉकडाउन जो है वो परमानेंट नहीं हो सकता, वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, ये भी रियलाइज करता है। लेकिन हमें जो ये हमें समझ में नहीं आती कि जी अच्छा लॉकडाउन करने का मकसद ये था कि जी आप टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ाएं उसको किसी ना किसी तरीके से, और आप ये पता करें कि आपके मुल्क के अंदर जो जी, स्प्रेड है वो क्या है, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ वहां से आपको अपनी, जब आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, डेटा आएगा, तो आप पॉलिसीज मुरतब करेंगे। तो हम ये जो रेडिकल स्टेप्स हैं, ये तो वाकई लगता है कि हुकूमत की पहुंच से बहुत दूर हैं। हमें जो काम करना, जो पहुंच में उनके है, कोऑर्डिनेशन वो कर सकते हैं सूबों के साथ लॉकडाउन के ऊपर, उसमें डेटा कलेक्शन के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर, वो भी नहीं कर पा रहे। और हम मतलब सेल्फ बिलीफ जैसे आइडियाज के अंदर फंस के रह गए कि ये जो है शायद हमें जरूरत है बनस्बत कोई साइंटिफिक पॉलिसी की, कोई वेल थॉट आउट एक्शन प्लान की। तो आई जी। थिंक ये अनफॉर्चुनेट है। यही तो इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस है। देखिए, मैं ये मतलब इसीलिए जो सियासी सूरत हाल होती है वो माशी फैसलों के ऊपर और दीगर पॉलिसियों पर असरअंदाज होती है। और मैं अब इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि पाकिस्तान को अगर ये कोरोना वायरस के असरात से निकलना होगा तो हमें एक कौमी हुकूमत का सोचना पड़ेगा। और मैं उससे ये नहीं कह रहा कि मौजूदा गवर्नमेंट को बदल दिया जाए, मगर ये कि एक ऐसी नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट हो जो कि सारी पार्टीज, सारे जो मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ आरा हैं, उनको लेकर एक कंसेंसस की पॉलिसी बनाए। वरना ये तो अभी देखे ना, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही, वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाई जा रहे हैं। आई मीन इट्स सो, आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया और कोई एक्सक्यूज करने की जरूरत नहीं, इट इज स्टूपिड।
जी, बिल्कुल, यही बात है कि देखें, ये हमारा अगर ये ख्याल है कि जी इसमें से कोई एक सूबा जो है वो कुछ अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करके निकल आएगा और बाकी सूबे नहीं निकल सकेंगे, या बाकी 2 या 3 सूबे निकल आएंगे और इस मसले में से और एक सूबा नहीं निकलेगा। ये या तो हम सारे इसमें इकट्ठे फंसे रहेंगे या हम इसमें सारे इकट्ठे निकल आएंगे। ये एक सूबे के लिए इसमें से या इस वजह से, यही वजह है कि ये इसमें कोऑर्डिनेशन जो है, एक दूसरे से कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है। बहुत जरूरी। उसमें हम लड़ाइयाँ, और उसमें लड़ाइयाँ हमें जो हम वो शौक है हुकूमत को कि जी बहुत सारे फ्रंट्स जो हैं वो हर वक्त खुले रखें, हर एक से लड़ाई जो है वो जारी रहे, वो भी उनको मेरे ख्याल में कुछ सोचना पड़ेगा कि ये टाइम नहीं है इस चीज़ को करने का। अभी हमें एक मुख्तलिफ तरीके से सोचना है। सही, बिल्कुल। तो फहद, मेरे ख्याल से हम इसका इख्तिताम करते हैं। खुलासे के तौर पर पहली बात ये है कि हमें नई पॉलिसियों का सोचना है, एक नई माशी जो है पाकिस्तान के लिए स्ट्रक्चर का सोचना है, जिसमें कि गरीबों की फलाह बहबूद, लेबर का ख्याल हो, जो वसाइल हैं उनकी दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन का कुछ बंदोबस्त किया जाए, और ये कि जो हमारे गैर ज़रूरी अखराजात हैं बजट में उनको कम किया जाए, और डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए जनूबी एशिया में एक डायलॉग का आगाज किया जाए। ये सारी चीजें जो हैं ये मुश्किल चीजें हैं, लेकिन ये हो सकती हैं अगर हमारे सियासतदान और हमारे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक कंसेंसस पैदा करे, और उसको कंसेंसस पैदा करने के लिए अगर हमें एक कौमी हुकूमत भी लानी पड़े तो उससे गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है पाकिस्तान की को है वो कोरोना वायरस के बाद माशी सूरत हाल जो बन रही है, खुसूसन गरीब तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये आप वीडियो लाइक करेंगे, आप हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नीचे एक बेल का आइकॉन है, और आप भी फहद सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि ये ख्यालात और लोगों तक भी जाएं और उन हलकों तक भी जाएं जो इस मुल्क की पॉलिसियां बनाते हैं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।